दोस्तों, आज की कहानी है शराबी पति के साथ सुहाग रात का दर्द। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। कल रात अचानक नन्ही की तबीयत बहुत खराब होने की वजह से मैं परेशान हो गई। जय को फोन लगाया तो कवरेज से बाहर बता रहा था रात के 8 बज रहे थे। कुछ समझ नहीं आया तो मैं अकेली ही डॉक्टर को दिखाने के लिए निकल पड़ी। नीरवता में अजीब सी शांति थी। मुझे यह रात बहुत भा रही थी। चारों ओर फैली उस कालिमा में रोमांस के अलावा और कुछ था तो वह था नन्ही की बीमारी के लिए चिंता और मेरे तेज चलते कदमों की आहट। जय बहुत गुस्सा करेंगे। गुस्सा याद आते ही शरीर में डर से झुरझुरी पैदा हो गई। जय जब गुस्सा करते हैं तो उन्हें कुछ भी तो समझ में नहीं आता है। कभी कभी तो हाथ भी उठा देते हैं। मेरी खुदरी सिर्फ मेरे पास थी, इससे जय को कुछ लेना देना नहीं था। वे तो अपने पौरुष बल को जब तब दिखाकर मुझे और कमजोर कर देते हैं। कभी कभी सोचती हूँ कि मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया ही क्यों। अनपढ़ रहती तो ज़्यादा अच्छा होता। तभी मोबाइल की रिंग ने मुझे चौंका दिया। जय का नंबर देख थोड़ी राहत महसूस हुई। कहाँ हो? मैं घर आया तो दरवाजे पर ताला लगा देख घबरा गया। जय का घबराया स्वर सुन मेरा डर और बढ़ गया। मैंने कांपती आवाज़ में जवाब दिया, नन्ही की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। तुम्हारा मोबाइल कवरेज क्षेत्र से बाहर बता रहा था। पड़ोसी के घर चाबी है, ले लेना। तुम वहीं रहो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, कहकर जय ने फ़ोन काट दिया। मेरे बेचैन मन को शांत मिली। फ़ोन कटने के बाद जैसे ही नज़र उठाई कि मुझे बरसों पुरानी मेरी एक दोस्त दिखाई दी। हम एक दूसरे को कुछ देर तक देखते रह गए। बात करने की पहल उसी ने की। व्हाट ए सरप्राइज! कल्पना, तुम मुझे यहाँ कैसे मिलोगी? मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैंने मुस्कुराते हुए हल्के से उसका हाथ दबा दिया। बरसों पहले जब हम जुदा हुए थे तो छोटी सी बात पर हम दोनों के बीच दरार आ गई थी। बरसों की दूरी ने उस दरार को भी भर दिया था। हम सहज थे और मुझे अपनी सहजता पर विस्मय भी हो रहा था। हालांकि मुझे उसे देखकर खास खुशी नहीं हुई। यह अप्रत्याशित मुलाकात मेरे अकेलेपन की समस्या से छुटकारा दिला देगी, यह सोचकर मेरा मन संतोष से भर गया। वह मेरे पास आ गई, मेरा हाथ पकड़ पास की बेंच पर बैठ गई तो मुझे भी बैठना पड़ा। उसने मेरी बच्ची को मेरी गोद से अपनी गोद में ले लिया। मैंने उसका चेहरा गौर से देखा। थकी और परेशान लग रही थी। मुझे बरसों पुरानी बात याद आ गई जब वह मुझे अपना दुखड़ा सुनाया करती थी और मैं ऊब जाया करती थी। वह हर समय अपने प्रेमी के बारे में बात करके जी हल्का कर लेती थी, पर मैं और भारी हो जाती थी। मैं वाहियात बातों पर अपना समय खराब नहीं करना चाहती थी। इसीलिए उस समय या बाद के दिनों में मेरा कोई प्रेमी नहीं हुआ। कहाँ खो गई कल्पना? उसकी नम्र आवाज़ मुझे भूत से वर्तमान में ले आई। कृत्रिम, तुम अपने बारे में बताओ। इतने साल बाद मिली हो। तुम जिससे प्यार करती थी उसी से तुम्हारी शादी हुई या किसी और से? कितना प्यार करती थी ना तुम उससे? तुम्हारी हर एक बात में सिर्फ उसी का जिक्र होता था। वह बोली, मैं उसे अभी तक नहीं भूल पाई, आखिर तक नहीं भूल पाई। शायद भूलना चाहूँ तब भी नहीं भूल सकती। जानती हो कल्पना, जिस दिन मैं उसको भूल जाऊंगी उस दिन मैं मर जाऊंगी। उसने मेरे साथ विश्वासघात किया, मुझे धोखा दिया, प्यार मुझसे किया और शादी किसी और से। मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूंगी। मैं मरते दम तक उसे कोसती रहूंगी। वह जहाँ है जैसे भी है कभी खुश नहीं रहेगा। मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करने वाला कभी आबाद नहीं रहेगा। मेरे अंदर एक आग हमेशा जलती रहती है जिसे मैं कभी बुझने नहीं दूंगी।
क्योंकि मैं इसी आग के सहारे अभी तक जिंदा हूँ। मैं अब किसी आदमी पर भरोसा नहीं कर पाती। वह मेरा विश्वास इस कदर तोड़ गया है। मेरे शरीर के एक एक हिस्से पर उसके स्पर्श के निशान हैं। उसने मुझे निचोड़ दिया है। मेरे अंदर अब कुछ भी नहीं बचा है कि मैं अब किसी दूसरे पुरुष से शादी भी कर सकूं। मैं टूट गई हूँ। बस अब तो मेरी एक ही ख्वाहिश है कि किसी भी तरह वह बेवफा मुझे मिल जाए और मैं उससे बदला ले सकूं। हालांकि मैं जानती हूँ उससे बदला लेने के बाद मेरे मन में रिक्तता भर जाएगी, जीने की इच्छा खत्म हो जाएगी। लेकिन इस सब के बावजूद मैं उसे खोज रही हूँ, कई शहर भटक रही हूँ, बस एक ही ख्वाहिश लिए कि वह एक बार मिल जाए कहीं। मैं भी परेशान हो गई। अभी भी इसकी बातों में, इसके जेहन में सिर्फ वही लड़का है जिन्हें वाहियात बातों के कारण मैंने इससे दूरी बना ली थी। पर आज की प्रतीक्षित मुलाकात के बाद भी इसके पास बात करने के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति था। मैंने कहा, कृति, भूल जाओ उस शख्स को जिसने तुम्हें इतना दर्द दिया है। उसे तुम्हारी कद्र नहीं है। तुम क्यों उसके पीछे अपना जीवन बर्बाद कर रही हो? आगे बढ़ो, तुम्हें उससे कहीं अच्छा और ज़्यादा प्यार करने वाला लड़का मिल जाएगा। उसने मुझे अजीब नज़रों से देखा, फिर धीरे से कहा, क्या तुम आबाद हो? यह एक विचित्र प्रश्न था मेरे लिए। मेरे मन में उथल पुथल होने लगी। क्या मैं आबाद हूँ? मेरी पलकें बादल बन गई और आंखें समुद्र। पानी अंदर ही अंदर पीने की नाकाम कोशिश करने लगी कि क्या हम औरतों के हिस्से यही लिखा है? बार बार चोट खाने के बाद हम अपने ही बावजूद को बचाने की नाकाम कोशिश करते रहते हैं। कई बार तो यह नाकाम कोशिश हमें पीड़ा दे जाती है। क्या हमारा मन बार बार नहीं रूठता, मगर फिर खुद ब खुद मान भी जाता है, क्योंकि वह जानता है कि हमें मानने वाला कोई नहीं है। मेरी आंखों में पानी देख कल्पना का हाथ मेरे हाथ में आ गया। एक अनकही आत्मीयता का फूल हमारे मन में खिल गया। एक नज़र उसने मुझे देखा और फिर कहा, कह दो कल्पना अपने अंदर का सारा दर्द, शायद तुम्हारा दर्द कुछ हल्का हो जाए। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में ममता उतर आई। मैं क्या बताऊं कृति, मेरी जिंदगी रेगिस्तान है जिसमें कई फूल नहीं खिल सकता। पोस्ट ग्रेजुएशन करते ही मेरी शादी हो गई। कई ख्वाबों को लेकर मैं ससुराल आ गई। सुहाग रात के दिन करीब 12 बजे मेरे पति शराब की नशे में लड़खड़ाते हुए आए। मेरी कल्पनाओं के ख्वाब मन में खुले आसमान के उमंगे भर रहे थे, पर मेरी कल्पनाओं के विपरीत आते ही मेरी साड़ी उतार दी। न प्यार न मनुहार, मैं शर्म से सिकुड़ गई। उसकी हंसी कमरे में चारों तरफ गूंज गई। मैंने धीरे से कहा कि व्हाट इज दिस, मगर उसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। मैं रो पड़ी। उसके चुंबन से मेरा दम घुटने लगा। मन गुस्से से भर गया। दिल में यही ख्याल आया कि यह इंसान नहीं जानवर है। मैं बर्फ सी ठंडी पड़ गई। कुछ मिनटों के बाद वह शांत हो गया, पर मैं रात भर जागती रही। शरीर और मन दर्द से तड़पता रहा। कृति, मैं बलात्कार की शिकार हो गई थी। इससे बचने का कोई उपाय हमारे समाज के पास नहीं है। मेरा पति अब हर रात मेरा बलात्कार करता है और मैं कुछ नहीं कर सकती। कुछ न कर सकने की पीड़ा मेरे अंदर आग जलाती रहती है। घर है राजमहल जैसा, सारी सुख सुविधाएं, पर मुझे इन सुख सुविधाओं से कोई मतलब नहीं। मैं एक भटकती आत्मा की तरह दिन भर भटकती रहती हूँ। मेरे सपने तिरोहित हो गए कल्पना। पढ़ लिख कर अनपढ़ से भी बेहतर जिंदगी अकेलापन काटने के लिए कई नुस्खे आजमाए, पर कुंठा और हताशा मेरे अंदर निराशा भरती गई। मेरा दर्द आंसुओं के रूप में बहने लगा। मैं एक लंबी सांस लेकर चुप हो गई। ओह कल्पना, तुम कितना सहन करती हो, मुझसे कहीं ज़्यादा। शायद सारे मर्द कमीने होते हैं। जहाँ भी मर्द को मौका मिला औरत के शरीर को नापने लगते हैं, कभी हाथों से तो कभी आँखों से। इसलिए मुझे सख्त नफरत है मर्द जात से। अभी कीर्ति कुछ और कहना चाह रही थी कि गाड़ी की आवाज़ से मैं कांप गई। पति की गाड़ी का हॉर्न मेरे दिलो दिमाग पर छाया रहता है। मैंने हल्के से कृत का हाथ दबा दिया। ईर्ष्या की अपनी भाषा होती है।
शायद कीर्ति समझ गई और गाड़ी की दिशा में देखने लगी। जय को देखते ही अचानक उसकी सांसें तेज हो गई और वह जोर से चिल्ला पड़ी, यही तो है वह बेवफा जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारी शादी इससे हुई है, तभी तो यह जानवर है। नहीं नहीं, यह जानवर नहीं, यह तो राक्षस है। राक्षस औरतों के शरीर से खेलने की आदत हो गई है इसे। मैं इसी को तो कोस दे रही थी। मेरा आज कुदरत पर से विश्वास उठ गया। तुम्हारी जैसी लड़की को यह आह्वान मिला। अचानक जय ने मेरा हाथ पकड़ खींचते हुए गाड़ी में बैठा दिए। गाड़ी चल दी। मैं अंदर से खोखली हो गई थी। अब मुझे अपनी इस दोस्त से ईर्ष्या होने लगी। कम से कम उसके पास याद करने के लिए बेवफाई का अनुभव तो है, पर मेरे पास क्या है? एक दलदल जिसमें मैं धंसती जा रही थी, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मेरा मन कहीं और था, पर मेरा शरीर एक और शरीर के साथ चले जा रहा था, उसी विशाल मकान में जहां मैं रोज रात अपने ही शरीर का शोर सुनती थी।